हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राइएज के बारे में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ट्राइएज को लेकर के नेशनल गाइडलाइंस क्या क्या दी गई हैं, कलर कोडिंग क्या है ट्राइएज के लिए, और ट्राइएज की कैटेगरी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ट्राइएज की कैटेगरियां जो हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑफ ट्राइएज सिस्टम। ट्राइएज सिस्टम को लेकर के जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्राइएज क्या होता है। द फ्रेंच वर्ब ट्रायर मीन्स टू शॉर्ट और टू चूज। ठीक है, एक फ्रेंच वर्ब है ट्रायर जिसका मतलब होता है शॉर्ट करना या फिर चूज करना। इट इज यूज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसका इस्तेमाल या तो किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किया जा सकता है या फिर इस ट्राइएज सिस्टम का यूज किया जाता है किसी भी डिजास्टर के मैनेजमेंट। दीज डिजास्टर कैन बी इधर मैन मेड और नेचुरल। ये मैन मेड हो सकते हैं फिर नेचुरल हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस पॉइंट की इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर तरीके के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको एक सही पर्सन को सही टाइम पे केयर मिल पाए, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसे ट्राइज कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस के अंदर जहां पर डे 10-10 हजार ओपीडी देखी जाती है, वहां पर एक जो हेल्थ केयर है उसकी डिलीवरी को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए ट्राइएज सिस्टम को डेवलप किया गया। इसके अलावा हम लोग इस ट्राइएज सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब डिजास्टर कोई भी नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि बाढ़, भूकंप अगर कहीं पर आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, तो उन कंडीशंस में भी जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, जो उससे प्रभावित लोग हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई जाती हैं ताकि उन लोगों को अगर हेल्थ केयर डिलीवरी देनी है, ठीक है, उनको अगर हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, तो वो एक सही पर्सन को सही टाइम पर हेल्थ केयर की डिलीवरी हो पाए, इसके लिए उसका कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी डिजास्टर मैन मेड जैसे कि हमने नेचुरल डिजास्टर की बात की, बाढ़, भूकंप आना, भूस्खलन होना, ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर हैं। वहीं कुछ डिजास्टर्स मैन मेड भी हैं जैसे कि वॉर हो गया, टेरर अटैक्स हो गए, तो ये सारे की सारी चीजें क्या है, डिजास्टर के अंदर आती हैं और इससे प्रभावित लोगों को एक बेहतरीन तरीके से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ट्राइएज कहा जाता है। ठीक है, ट्राइएज का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट को अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायर जो वर्ड है उसका मतलब होता है चूज करना, तो सिंपल ट्राइएज का मतलब ये है कि जितना अर्ली हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आदमी किस कैटेगरी के अंदर है, उतना ही जल्दी हम उसको उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडियन ट्राइएज सिस्टम। ठीक है, इंडियन ट्राइएज सिस्टम इज ए 3 tier सिस्टम नॉन एज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्राइएज प्रोटोकॉल। ठीक है, एटीपीबी से कहा जाता है। इंडियन जो ट्राइएज सिस्टम है, यानी कि जो इंडिया के अंदर ट्राइएज की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, वो होती हैं एम्स दिल्ली ने जो गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, इसी वजह से उस ट्राइएज सिस्टम को कहा जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्राइएज प्रोटोकॉल, या फिर शॉर्ट में हम लोग कहें तो एटीपी। ठीक है, ये क्या है, एक 3 tier सिस्टम है। 3 tier सिस्टम का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पेशेंट्स की 3 कैटेगरी बनाई गई। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनकी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, उनको 3 स्पेसिफिक कोड दिए गए हैं। जबकि इंटरनेशनली अगर ग्लोबली मैं बात करूं तो मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर 5 tier ट्राइएज प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ ट्राइएज। ठीक है, जो एटीपी है, जो इंडियन ट्राइएज सिस्टम है, उसके अंदर 3 प्राइमरी कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, उसके अंदर 3 प्राइमरी
कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं तथा हर कैटेगरी को एक स्पेसिफिक कलर कोड दिया गया है। अब कौन कौन से कलर कोड दिए गए हैं, तो 3 कलर कोड दिए गए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू एटीपी। इसके अलावा कुछ पर्सनल इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस भी हैं जिनके बारे में भी हम लोग आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं रेड कैटेगरी की, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स क्लाइंट हु हैव लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग उन क्लाइंट्स को इंक्लूड करते हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई है। These clients need immediate medical attention। इस तरीके के क्लाइंट्स को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, इनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होता है तुरंत। बट दे हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल व्हेन दे गेट इस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो पेशेंट हैं ये हाईली इंजर्ड हैं, लेकिन अगर हमने इनको तुरंत मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई तो इनके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके सर्वाइवल के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, दिस कैटेगरी इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि अगर हमारे पास 5 लोग आए, उनमें से जो बंदा रेड कैटेगरी के अंदर है उसको सबसे पहले असिस्ट करना है। ठीक है, क्लाइंट्स ऑफ दिस कैटेगरी में बी एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, या फिर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम जैसे कार्डियक सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम की जैसे स्ट्रोक हो गया, तो इस तरीके के पेशेंट को क्या करना है, हमको सबसे पहले असिस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कलर कोड दिया गया येलो। दिस कैटेगरी include client who require treatment but care of these client can be delayed 1 to 2 hours। ठीक है, इसके अंदर उन क्लाइंट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनको केयर की रिक्वायरमेंट है, जिनको मेडिकली असिस्टेंस चाहिए, जिनको ट्रीटमेंट देना है, लेकिन इन लोगों की केयर को 1 से 2 घंटे तक डिले किया जा सकता है। यानी कि हम लोग अगर इनको 1 से 2 घंटे बाद भी असिस्ट करेंगे तो भी इनकी हेल्थ पर कोई बहुत ज्यादा मेजर सीरियस इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। These clients may have significant injuries but are not expected to turn into critical। यहाँ पर इसका मतलब है कि इन लोगों को इंजरीज हैं, लेकिन ये इंजरीज सीरियस इंजरीज में बदल जाएं इसकी संभावना बहुत कम है, या फिर इन इंजरीज का कोई सीरियस आउटकम आए इस चीज की संभावना यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। दिस कैटेगरी इज ऑल्सो नोन एज अर्जेंट कैटेगरी और सेकेंड प्रायोरिटी कैटेगरी। यानी कि इस तरीके के लोगों को अर्जेंट कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और प्रायोरिटी वाइज इनको हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है रेड कैटेगरी के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको। रेड कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, या तो रेस्पिरेटरी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स किसी आदमी को है, सर्कुलेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स किसी आदमी को है, या फिर नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं किसी पर्सन को, उसे रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब बात करें येलो कैटेगरी के अंदर कौन आता है, सच क्लाइंट्स में हैव ए सिंपल फ्रैक्चर, हाइपरटेंशन, फीवर और पेन। ठीक है, एक सिंपल हाइपरटेंशन का पेशेंट, किसी सिंपल फ्रैक्चर का पेशेंट, फीवर का पेशेंट, या फिर किसी इंजरी की वजह से जो क्लाइंट सिर्फ पेन के अंदर है, उस पेशेंट को किसके अंदर रखा जाएगा, येलो कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर रखे जाते हैं ग्रीन क्लाइंट। दिस कैटेगरी इंक्लूड द क्लाइंट विद लोकल इंजरीज। दिस क्लाइंट कैन वेट फॉर सेवरल हार्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है वो कुछ घंटों तक के लिए डिले किया जा सके, या फिर इसके अंदर ऐसे लोग रखे जाते हैं जो कि सेल्फ केयर करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं, अपनी
जो केयर है वो खुद कर सकते हैं। इन लोगों को मिनिमल फर्स्ट एड की जरूरत होती है, बहुत कम इनको फर्स्ट एड की जरूरत होती है, तथा किसी डिजास्टर के समय में ये लोग मेडिकल टीम के साथ मिलकर के एज ए रेस्क्यूअर काम कर सकते हैं। इन लोगों को किसके अंदर रखा गया? ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा गया। ठीक है, these clients are able to self care and can ambulate independently, यानी कि ये लोग सेल्फ केयर करने में पूरी तरीके से सक्षम है तथा एम्बुलेट कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अकेले घूम सकते हैं। ऐसे लोगों को ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। दिस कैटेगरी इज ऑल्सो नॉन एज नॉन अर्जेंट और थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी। इस तरीके की कैटेगरी को नॉन अर्जेंट कैटेगरी कहा जाता है या फिर थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी कहा जाता है। अब तक हमने देखा कि फर्स्ट इंडियन जो ट्राइएज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग पहली कैटेगरी को कहा गया इमरजेंट, जिसके जो क्लाइंट्स हैं उनको सबसे पहले अटेंशन चाहिए, उनको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद में हमारे सामने निकल करके आए सेकंड प्रायोरिटी वाले पेशेंट, जिस कैटेगरी को अर्जेंट कैटेगरी कहा गया और इसको कलर कोड दिया येलो। इस तरीके के क्लाइंट्स की जो केयर है उसको 1 से 2 घंटे तक डिले किया जा सकता है। थर्ड हमारे सामने एक कैटेगरी निकल करके आई जिसके अंदर ऐसे पेशेंट जो कि सेल्फ केयर करने में सक्षम हैं तथा एम्बुलेट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उनको किया गया। किसी भी डिजास्टर के समय ये एज ए रेस्क्यूअर काम आ सकते हैं। इस तरीके की के क्लाइंट्स को किसके अंदर रखा गया? ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा गया। सच क्लाइंट हैव ए माइनर लेसिरेशन और स्प्रेन्स। ठीक है, इन क्लाइंट्स को माइनर कोई हल्की फुल्की मोच या फिर लेसिरेशंस हो सकते हैं। अब यहां तक हुआ हमारा ट्राइएज सिस्टम कंप्लीट, जिसको हमें ध्यान में रख करके एग्जाम के अंदर जाना है। यानी कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में ट्राइएज को टीयर से लिया जाता होगा। ठीक है, ट्रायर जिसका मतलब होता है टू चूज और टू शॉर्ट, लेकिन मैं बेसिकली ये समझता हूं कि इंडिया में 3 टीयर सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ ट्राई कलर का या फिर 3 थिंग्स का मतलब ये है कि 3 रंग। ठीक है, जैसा कि एम्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कैटेगरी रेड होगी या येलो होगी या ग्रीन होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस, इसके अलावा जो गाइडलाइंस है उनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम ट्राइएज सिस्टम हैव ए फोर्थ कैटेगरी। कुछ ट्राइएज सिस्टम एक फोर्थ कैटेगरी रखते हैं। ठीक है, अब इंडिया में भी इस फोर्थ कैटेगरी को रखा जाता है, लेकिन ये केयर प्रोवाइड कराने के बेस पर कैटेगरी नहीं है। वो क्यों नहीं है, हम लोग अभी इस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी होती है ब्लैक कैटेगरी। दिस कैटेगरी इंक्लूड ए नियर अबाउट टू डेड क्लाइंट और ए क्लाइंट विद कैटास्ट्रोफिक इंजरी। दिस कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड डेड क्लाइंट्स। ठीक है, हमारे पास में अब आती है चौथी कैटेगरी। तो जीवित जो हमारे पास क्लाइंट थे उन सब क्लाइंट्स को हमने किस में रखा? लाल के अंदर रखा, या फिर येलो कलर कोड के अंदर रखा, या फिर हरे कलर कोड के अंदर रखा। रेड, येलो और ग्रीन 3 कलर कोड हमने उनको दे दिए। हमारे पास में चौथा कलर कोड निकल करके आया ब्लैक। इस कैटेगरी के अंदर हमने एक ऐसे क्लाइंट को रखा जो अबाउट टू डेड है। ठीक है, जो मरने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की और समझने की ये है कि जो रेड कैटेगरी के अंदर हमारे पास पेशेंट था वो भी इतना सीरियस था कि अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो मर जाएगा। लेकिन वहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब मेरे सामने 2 क्लाइंट हैं। पहला क्लाइंट जो कि कार्डियक अरेस्ट का है, जबकि दूसरा क्लाइंट जिसका बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो चेस्ट है इसके नीचे का पूरा एरिया क्या हो गया है? ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और वो जिंदा है। अब यहां पर हम लोग ब्लैक कैटेगरी के अंदर ऐसे आदमी को रखेंगे जो आदमी
अगर आप कितना भी प्रयास कर लें आप उसको नहीं बचा सकते, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कहूं कि जैसे किसी आदमी का सर किसी एक्सीडेंट में किसी गाड़ी के नीचे आ गया या फिर कुचल दिया गया, ठीक है, अब उस आदमी की आप चाह करके भी जान नहीं बचा सकते। वहीं अगर दूसरी साइड में किसी आदमी को हेड इंजरी हुई है लेकिन उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस आदमी को रेड कैटेगरी में रखा जाएगा और जिस आदमी को बचाया नहीं जा सकता उस आदमी को ब्लैक कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। यहां पर एक चीज समझने वाली है कि हम लोग उस आदमी की डेथ का इंतजार करते हैं, ठीक है। वो जब आदमी मर जाएगा तो उसे ब्लैक कैटेगरी के अंदर, ब्लैक कैटेगरी अंदर तो कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर इसको ट्राइएज में इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि ब्लैक कैटेगरी ट्राइएज में इंक्लूड नहीं है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ब्लैक ट्राइएज कैटेगरी में क्यों नहीं आती है, तो एक बेसिकली एक सिंपल सी चीज है, आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तब तक उसको स्पेसिफिक मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन जो डेड क्लाइंट है, ठीक है, हमने पढ़ा है यहां तक, हमने नर्सिंग की है तो हमने एक चीज पढ़ी है कि डेड क्लाइंट की केयर होती है, मैं मानता हूं कि डेड क्लाइंट की केयर की जाती है, लेकिन डेड क्लाइंट की केयर के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है। अगर एट द स्पॉट ऑफ डिजास्टर की जगह पर अगर कोई सोशल वर्कर भी प्रेजेंट है तो वो भी डेड क्लाइंट की केयर कर सकता है, उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं है, उसे एक आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे कि ये बॉडी किसकी है, तो वहां पर मेडिकल असिस्टेंस का रोल बहुत कम रह जाता है, इसीलिए जिन लोगों को बचाया जा सकता है सबसे पहले केयर उन लोगों की जाती है। और ब्लैक कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी के अंदर आती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब तक सभी जिंदा लोगों को वहां से नहीं निकाल लिया जाए तब तक वहां से डेड बॉडीज नहीं हटाई जाती, ठीक है। तब लास्ट में सिर्फ रेस्क्यूअर बचेंगे और जितने भी विक्टिम्स हैं वो सब के सब, जितने भी अफेक्टेड पीपल हैं वो सारे के सारे वहां से हटा लिए जाएंगे एट द साइट ऑफ डिजास्टर। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वहां से डेड बॉडीज को हटाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर 3 कलर कोड और लिख रखे हैं, जैसे कि ब्लू है, पिंक है और व्हाइट है, ठीक है साहब। ये 3 कलर कोड और भी होते हैं। अब कल को आपको कोई यूट्यूब पर या फिर कोई भी आपका टीचर बता देगा कि साहब 5 कैटेगरी हैं, 10 कैटेगरी हैं, इस तरीके के कलर कोड हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको जो कैटेगरी यूज करनी है वो सिर्फ 3 कैटेगरी यूज करनी है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं कि ब्लैक कैटेगरी कहाँ यूज होगी। अगर ब्लैक स्पेसिफिकली नहीं दिया जाए तो ब्लैक कैटेगरी ट्राइएज के अंदर नहीं आती, जबकि अगर एग्जाम के अंदर ब्लू, पिंक और व्हाइट दिया जाए, आप जब तक इंडिया में हैं इस तरीके की कैटेगरीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस तरीके के ट्राइएज सिस्टम में ये कैटेगरी आती हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ इस चीज को प्रूव करने के लिए है कि ये कैटेगरीज होती हैं। बट इन कैटेगरीज से कंफ्यूजन क्यों अराइज होता है, हम इनको क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका भी एक प्रॉपर रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कलर कोडिंग ट्राइएज के अंदर कैसे की जाती है। कलर कोडिंग का एक बहुत सिंपल फिनोमेना हमारे सामने है। अगर हम पैरामीटर वाइज चेक करें, पैरामीटर वाइज एस्टिमेशन करें कलर कोडिंग का, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एयरवे को, ठीक है। पेशेंट का एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है या फिर नोइजी ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी है, तो उस तरीके के पेशेंट को रेड क्राइटेरिया के अंदर रखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि रेड कैटेगरी क्या है, रेड कैटेगरी इमरजेंट कैटेगरी है, इसके अंदर क्लाइंट को सबसे पहले असिस्ट किया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपके सामने क्वेश्चन में कोई क्लाइंट आए जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या एयरवे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, तो उस क्लाइंट को किस कैटेगरी के अंदर रखना है, रेड कैटेगरी के अंदर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है पेटेंट एयरवे। अगर जो क्लाइंट है उसका एयरवे पेटेंट है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इसके बाद में हम लोग उसे या तो येलो कैटेगरी दे सकते हैं
या ग्रीन कैटेगरी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कैटेगरी में कैटेगराइज करने से पहले हम उस क्लाइंट को चारों के चारों पैरामीटर के ऊपर एक बार असिस्ट करके देखेंगे। तो जो पहला पैरामीटर है जिसके अंदर हमने एयरवे इंक्लूड किया, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो रेड के अंदर रखोगे, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है तो सेकंड पैरामीटर चेक करोगे, ठीक है, येलो और ग्रीन के अंदर नहीं रखोगे। सेकंड पैरामीटर क्या है? ब्रीदिंग है। अगर किसी क्लाइंट की रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीद पर मिनट से कम हो या फिर 24 ब्रीद पर मिनट से ज्यादा हो तो उस तरीके के क्लाइंट को किसके अंदर रखा जाता है? रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अगर किसी क्लाइंट की SpO2 का लेवल 95% से कम है तो भी उस क्लाइंट को किसके अंदर रखेंगे? रेड कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हमने चेक किया। इसके बाद अगर ये पैरामीटर नॉर्मल है तो इस पेशेंट को किसके अंदर रख सकते हैं? येलो के अंदर रख सकते हैं और ग्रीन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी हमको सेकंड, जैसे हमने पहले का एस्टिमेशन कर लिया, सेकंड वाले पैरामीटर का एस्टिमेशन कर लिया, अब हम लोगों को करना है थर्ड पैरामीटर का एस्टिमेशन जो है सर्कुलेशन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की रेडियल पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, पहली चीज तो रेडियल पल्स प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी, दोनों ही कंडीशंस में हमको उसको रेड कैटेगरी में रखना है। लेकिन कब रखना है? जब पल्स रेट 50 से कम हो, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर पेशेंट हो तो वो पेशेंट रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर पेशेंट की पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है, पेशेंट टेकिकार्डिया का है, उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट किसके अंदर आएगा? रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर इसके बीच में है तो पेशेंट किसके अंदर आएगा? येलो कैटेगरी या फिर ग्रीन कैटेगरी के अंदर आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट, कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है साहब? सर्कुलेटरी मेजर का एक सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है। आप पिंच करेंगे उंगली को और वापस से कैपिलरी रिफिल होने के अंदर जो टाइम लग रहा है वो क्या है? कैपिलरी रिफिल टाइम है। और ये टाइम पेटेंट सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये 2 सेकंड से ज्यादा अगर है, 2 सेकंड से ज्यादा का डिले अगर किसी क्लाइंट के अंदर आ रहा है तो वो क्लाइंट रेड कैटेगरी के अंदर है। अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम जा रहा है तो वो पेशेंट किसके अंदर आएगा? रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। यहां पर एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए कि अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर है, अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, तो वो कंडीशन भी किसके अंदर आएगी? रेड क्राइटेरिया के अंदर आएगी, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे सामने पैरामीटर निकल करके आता है वो है डिसेबिलिटी, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर जीसीएस स्कोर चेक करेंगे क्लाइंट का। अगर क्लाइंट सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस के लिए ही रिस्पॉन्स कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उसको किसके अंदर रखा जाएगा? रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अगर क्लाइंट अनकॉन्सियस है तो उस कंडीशन में भी क्लाइंट को रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। लेकिन अगर क्लाइंट अलर्ट है और रेस्पॉन्ड कर रहा है वर्बल कमांड का तो उसको आप रखोगे येलो कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन प्लेस और टाइम तीनों चीजों के लिए अलर्ट है तो उस क्लाइंट को रखोगे आप लोग ग्रीन क्राइटेरिया के अंदर। यूजुअली क्या होता है कि आप क्लाइंट को देख करके आसानी से पता लगा लेंगे, आपको इनमें से कोई भी पैरामीटर याद करने की जरूरत नहीं है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये निकल करके आती है कि जब भी कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमें क्लाइंट ना दे करके प्रश्न दे दिया जाता है। अब मसला हमें पैरामीटर सिर्फ इसलिए याद करना है क्योंकि हमें क्लाइंट ना दे करके पैरा जो है सामने सिर्फ क्लाइंट के डाटा दिए जाते हैं, तो हमें उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ता है। इसीलिए आपको ये सारी की सारी चीजों को याद करने की जरूरत है। जब एक बार हम इन चारों पैरामीटर पर किसी क्लाइंट का असेसमेंट कर लेंगे उसके बाद हम लोग कैटेगरी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि कैटेगरी के डिटर्मिनेशन का हम लोग एक मेथड चेक कर लेते हैं कि कैटेगरी का डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ कैटेगरी डिटर्मिनेशन के अंदर आता है सबसे पहला असेसमेंट। अगर पेशेंट पहला असेसमेंट हम लोग करेंगे पेशेंट की वॉकिंग का, ठीक है। अगर पेशेंट चल पा रहा है तो पेशेंट किसके अंदर है? ग्रीन कैटेगरी के अंदर आएगा सीधा। इसके बाद में हम लोगों को कुछ भी
एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट इंडिविजुअली एम्बुलेट कर पा रहा है, बिना किसी सहारे के चल पा रहा है, तो वो किसके अंदर है? ग्रीन कैटेगरी के अंदर। ठीक है। सेकंड चीज आती है पेशेंट कैन नॉट वॉक, पेशेंट नहीं चल पा रहा है, तो वो ये तो रेड के अंदर है या येलो के अंदर है या फिर ब्लैक कैटेगरी के अंदर। ठीक है। अब करेंगे हम सेकंड असेसमेंट, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर अगर ब्रीदिंग ले रहा है, यस, मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट, अगर 30 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा ले रहा है तो कैटेगरी कौन सी आएगी? रेड कैटेगरी आएगी। इसके अलावा 10 ब्रीथ पर मिनट से कम ले रहा है तो भी कौन सी कैटेगरी आएगी? रेड कैटेगरी आएगी। लेकिन अगर 30 से कम ब्रीथ ले रहा है और 10 से ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें सर्कुलेशन चेक करना है, उसकी ब्रीदिंग ओके है। ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग वो या तो उसमें येलो कैटेगरी में जा सकता है या फिर ग्रीन कैटेगरी में जा सकता है, उसको हमें पर्टिकुलरली रेड कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इफ क्लाइंट इज नॉट ब्रीदिंग, अगर पेशेंट है वो सांस नहीं ले रहा है, तो रेसिसिटेट द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट को बीएलएस प्रोवाइड कराना है। अगर जो क्लाइंट है वो डिजास्टर फील्ड में है तो बीएलएस प्रोवाइड कराना है, हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर है तो एएलएस प्रोवाइड कराना है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड इसको कराना है। इफ पेशेंट स्टिल नॉट ब्रीदिंग, ठीक है, अगर रेसिस्टेट करने के बाद में भी क्लाइंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो पेशेंट किसके अंदर आएगा? ब्लैक कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन अगर रेसिसिटेट करने के बाद में जो क्लाइंट है वो सांस लेना शुरू कर दे तो उस कंडीशन में उस क्लाइंट को किस में रखा जाएगा? रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है। यहां तक हमने दो असेसमेंट देखे। पहला असेसमेंट किया हमने वॉकिंग का, अगर पेशेंट चल पा रहा है तो ग्रीन कैटेगरी के अंदर है, नहीं चल पा रहा है तो वो या तो येलो कैटेगरी के अंदर आएगा या रेड कैटेगरी के अंदर आएगा या ब्लैक कैटेगरी के अंदर आएगा। अब ब्रीदिंग की देखेंगे। अगर ब्रीदिंग 30 से, अगर ब्रीदिंग नॉर्मल रेंज के अंदर कर रहा है, 10 से 30 के बीच में है, तो हमें सर्कुलेशन चेक करना है। 10 से कम है या 30 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्लाइंट किसके अंदर चला जाएगा? रेड कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गई ब्रीदिंग लेने की बात। अगर पेशेंट सांस ले रहा है, अगर पेशेंट सांस ले ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बावजूद अगर वो आदमी सांस लेना शुरू नहीं करता है तो वो कंडीशन क्या होगी? वो क्लाइंट मर चुका है और उस क्लाइंट को किसके अंदर रखा जाएगा? ब्लैक कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। लेकिन अगर वो पेशेंट रेसिसिटेट करने के बाद में सांस लेना शुरू कर दे तो उसकी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? उसकी कैटेगरी रेड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड असेसमेंट। थर्ड असेसमेंट किया जाएगा सर्कुलेशन का। अब सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा? अगर सर्कुलेशन प्रेजेंट है तो डू नर्वस असेसमेंट। ठीक है। सर्कुलेशन अगर प्रेजेंट है तो डू नर्वस असेसमेंट। अगर सर्कुलेशन प्रेजेंट नहीं है, इफ नो, तो रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। अब रेड कैटेगरी के अंदर कैसे आएगा? तुरंत उसको रेसिसिटेट करो। रेसिसिटेट करने के बाद में अगर वो क्लाइंट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए तो रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं होगा तो अगेन ब्लैक कैटेगरी के अंदर वो क्लाइंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे सामने निकल करके आता है न्यूरो। न्यूरो के अंदर अगर पेशेंट ओबे या फॉलो कमांड, ठीक है, आपकी बात मान रहा है, आप जो कमांड दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है, अगर यस के अंदर आता है तो येलो में आएगा और अगर नहीं कर रहा है तो रेड के अंदर आएगा। क्लियर? तो यहां तक हमने देखा कि जो ट्राइएज है, जो इंडियन ट्राइएज सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग का जो है निर्धारण कैसे किया जाता है। क्लियर? एस्टिमेशन कैसे करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्राइएज सिस्टम। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी इंटरनेशनल ट्राइएज सिस्टम इज ए 5 टीयर सिस्टम। अब तक हमने पढ़ा 3 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एम्स जो है, एम्स ट्राइएज प्रोटोकॉल जो है, जो एटीपी है, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट्स की कैटेगरी कितनी है? 3 है। क्योंकि जिन क्लाइंट्स को केयर प्रोवाइड करा सकते हैं वो सिर्फ 3 ही कैटेगरी के अंदर रखे जा सकते हैं। जो डेड क्लाइंट है उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। ठीक है। अब ये तो बात हो गई इंडियन सिस्टम की। अब जो हमने कुछ अलग कलर पढ़े थे, जैसे कि ब्लू कलर पढ़ा था, पिंक कलर पढ़ा था और व्हाइट कलर पढ़ा था, हो सकता है कल को कोई महान शिक्षक आपको आकर के ये बताए कि इस तरीके की कलर कोडिंग भी अब इंक्लूडेड कर ली गई है, तो ऐसा नहीं। ठीक है।
टिल द डेट ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 ही कलर कोडिंग चलती हैं। तीनों कलर कोडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो ये 3-4 रंग और हैं, ये कहाँ कहाँ चलते हैं उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगेन मैं आपको सावधान कर देता हूं कि इस चीज को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके यूज के हिसाब से रद्दी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि और कौन कौन से कलर ट्राइज कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ इस बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स या फिर ईएसआई। ईएसआई जो है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्म है ट्राइज सिस्टम की, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ कंट्री नहीं है, इसको बहुत सारे देशों में माना जाता है इस सीवियरिटी इंडेक्स को। इसके अलावा कैनेडियन ट्राइज एंड एक्यूटी स्केल, सीटीएएस, ठीक है। कनेडियन ट्राइज एंड एक्यूटी स्केल नाम से ही पता लग रहा है कि कनाडा के अंदर जो ट्राइज कैटेगरी का 5 टियर सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, कनेडियन ट्राइज एंड एक्यूटी स्केल, ठीक है। इसके अलावा मैनचेस्टर ट्राइज सिस्टम एमटीएस होता है, या फिर ऑस्ट्रेलियन ट्राइज स्केल एटीएस होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनका पता लगाते हैं कि इनके अंदर इंडियन जो ट्राइज सिस्टम है जो एटीपी है, ठीक है, एम्स ट्राइज प्रोटोकॉल जो है उससे ये ट्राइज सिस्टम अलग कैसे हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स की, ठीक है। इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स जो कि एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्म है किसका, ट्राइज का। ये इंडिया से अलग है। इंडिया से अलग क्यों है, क्योंकि ये 5 टियर सिस्टम है और इंडिया के अंदर 3 टियर सिस्टम है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि एटीपी यानी कि एम्स ट्राइज प्रोटोकॉल, इसके अंदर आपको 3 कोड दिख रहे होंगे, रेड, येलो और ग्रीन। ये तो दर्शाता है 3 टियर सिस्टम को। जबकि ईएसआई इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स के अंदर 5 टियर दिख रहे होंगे, 5 कैटेगरियां दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर किस तरीके के क्लाइंट को रखा जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं तो जो इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स है इसके अंदर रेड कैटेगरी में 2 तरीके के क्लाइंट शामिल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 5 टियर सिस्टम। कौन कौन से किए जाते हैं, पहले नंबर पर वो क्लाइंट आते हैं जिनको रिक्वायर होती है इमीडिएट लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस की, यानी कि जिनको तुरंत एएलएस या बीएलएस प्रोवाइड कराया जाता है। इस तरीके के क्लाइंट किसके अंदर आते हैं, इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स की फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर हाई रिस्क सिचुएशन और कंफ्यूज्ड, लिथार्जिक, डिसओरिएंटेड और सीवियर पेन, डिस्ट्रेस और डेंजर जोन वाइटल्स, ठीक है। या तो किसी क्लाइंट के वाइटल साइंस डेंजर जोन के अंदर हो, क्लाइंट जो है वो न्यूरोलॉजिकली अनस्टेबल हो। यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को एक नाम दिया कि पेशेंट कंफ्यूज है, लिथार्जिक है, डिसओरिएंटेड है, तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकली अनस्टेबल है, सीवियर पेन के अंदर है या फिर डिस्ट्रेस के अंदर है, तो वो कंडीशन क्या आएगी, रेड के अंदर आएगी। यहाँ पर 2 तरीके की चीजें हैं, देखिए। एक पेशेंट जिनको एएलएस बीएलएस रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर है, जिनको थोड़ा सा एएलएस बीएलएस तो नहीं चाहिए लेकिन प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन चाहिए, वो सेकंड कैटेगरी है। इंडियन मेडिकल ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों के दोनों रेड कैटेगरी के अंदर क्लाइंट आते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं ईएसआई की बात करूं, इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स की नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी, नीडिंग मैनी रेस्क्यूअर्स बट नॉन डेंजर जोन वाइटल साइंस, ठीक है। ऐसे लोगों को हेल्थ केयर टीम के कई लोगों के असिस्टेंस की जरूरत होती है, लेकिन इनके जो वाइटल साइन है वो डेंजर जोन के अंदर नहीं आते हैं, सीवियरली अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड कैटेगरी है इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स की, उसको इंडियन जो ट्राइज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग येलो के अंदर रखा गया। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी, जिनको सिर्फ एक रेस्क्यूअर चाहिए, यानी कि एक आदमी को पास में बैठा दो तो उसका काम चल जाएगा, उसको भी येलो कैटेगरी के अंदर रखा गया 5 टियर सिस्टम के अकॉर्डिंग। जबकि इंडियन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस तरीके के पेशेंट को येलो जोन में रखा गया। अब यहाँ पर किसी क्लाइंट को कोई रेस्क्यूअर नहीं चाहिए, आपने फर्स्ट एड दिया, तो इस दोनों तरीके के क्लाइंट को ही ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा गया। यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो एटीपी है, जो एम्स ट्राइज प्रोटोकॉल है, वो इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली जो ट्राइज प्रोटोकॉल्स हैं उनसे अलग कैसे है। तो हमने सबसे पहले इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की बात की जिसका नाम है इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेडियन ट्राइज एंड एक्यूटी टेस्ट।
कैनेडियन ट्राई एज एंड एक्यूटी टेस्ट या फिर सीटीएस, ठीक है, या फिर सीटीएस, ठीक है। अब यहां पर आपके काम की चीज निकल करके आई है। यहां पर क्या है, ब्लू कलर आया है सबसे पहले, ठीक है। जो हमने ट्राइएज के कलरों की बात की कि इंडिया में एक और कलर जोड़ा गया है जो कि एम्स के प्रोटोकॉल में नहीं आता है, वो कलर कौन सा है, ब्लैक। लेकिन अब कुछ महान शिक्षक आपको बताएंगे कि ब्लू कलर भी जोड़ा गया है। तो ब्लू कलर कलर जो है वो इंडियन ट्राइएज प्रोटोकॉल का नहीं है, वो सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ होता है, कैनेडियन ट्राइएज प्रोटोकॉल में, जिसका मतलब क्या है कि इस पेशेंट को तुरंत रेसिसिटेट करना है, इस पेशेंट को तुरंत सीपीआर देना है, एएलएस बीएलएस प्रोवाइड करानी है, ठीक है। इस तरीके के क्लाइंट को इंडिया में किस कैटेगरी में रखा जाएगा, रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है इमरजेंट। इमरजेंट क्या है, जिनको तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए, उनको भी किस में रखा जाएगा, रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। जो कैनेडियन ट्राइएज एक्विटी का थर्ड स्टेज है, ठीक है, जो थर्ड कोड है, उसके अकॉर्डिंग अर्जेंट केसेज आते हैं, जबकि अर्जेंट केसेज को भी हमारे यहाँ इस तरीके के अर्जेंट केसेज को, अगेन ध्यान दीजिए, मैंने आपको इंडियन सिस्टम में जो नाम बताया था अर्जेंट, उसका मतलब अलग है। यहाँ पर जो अर्जेंट है इसका मतलब अलग है। इस अर्जेंट को किसके अंदर रखा जाएगा, यहाँ पर रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। जो कैनेडियन ट्राइएज इक्विटी का लेस अर्जेंट केस है, उसको हमारे यहाँ इंडिया में किस में रखते हैं, येलो में रखते हैं। यहाँ पर एक और नया रंग का कलर कोड इस्तेमाल किया गया है, व्हाइट कलर का। 5 कैटेगरी के अंदर आप देखिए, 5th कैटेगरी के अंदर आप देखिए नॉन अर्जेंट केसेस को, जिनको हमारे यहाँ किस में रखा जाता है, ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो हमने दो नए कलर कोड पढ़ लिए, कौन सा, ब्लू कलर कोड पढ़ लिया और व्हाइट कलर कोड पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा कलर कोड। तीसरा कलर कोड देखिए, तीसरा जो ट्राइएज प्रोटोकॉल है वो देखिए, मैनचेस्टर ट्राइएज सिस्टम, ठीक है। मैनचेस्टर ट्राइएज सिस्टम के अंदर भी, ये भी 5 टीयर सिस्टम है, इसके अंदर भी 5 कोड इस्तेमाल किए गए। पहला कोड इमीडिएट के लिए, दूसरा कोड, यहाँ पर एक नया कलर देखिए, नया कलर क्या आया है, पिंक कलर आया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये इंटरनेशनल कलर कोड डिस्कस क्यों कर रहा हूं और हमें ये कलर कोड पढ़ने क्यों नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाह रहा था शुरू से, वो यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कैनेडियन ट्राइएज सिस्टम, जिसके अंदर जो ब्लू कलर है, उसका मतलब होता है कि क्लाइंट को क्या करना है, रेसिसिटेट करना है, क्लाइंट को सीपीआर देना है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैनचेस्टर ट्राइएज सिस्टम की, तो यहां पर ब्लू कलर का मतलब क्या है कि ये क्लाइंट नॉन अर्जेंट है, ये क्लाइंट ग्रीन कैटेगरी के अंदर है, इसको मेडिकल अटेंशन चाहिए ही नहीं, इसको सिर्फ फर्स्ट एड चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भैया एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसको सीपीआर देना है, एएलएस बीएलएस प्रोवाइड करानी है, आप किस कैटेगरी में रखोगे। अगर आपने उस क्लाइंट को ब्लू कैटेगरी के अंदर रख दिया, तो अगर, तो यहाँ पर तो वहां ब्लू कैटेगरी का मतलब, कैनेडियन ट्राइएज सिस्टम के अंदर तो ब्लू कैटेगरी का मतलब क्या है कि सीपीआर देना है। लेकिन मैनचेस्टर ट्राइएज सिस्टम में क्या है कि क्लाइंट ठीक है, उसको कोई समस्या ही नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये कलर कोड नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, हमको सिर्फ इंडियन कलर कोड ही ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा भी एक कलर कोड का हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ट्राइएज स्केल, ठीक है साहब। हमने 3-4 तरीके के इंटरनेशनल ट्राइएज स्केल पढ़ लिए। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जो इंडियन येलो कलर कोड है उसको यहाँ पर क्या रखा गया है, ब्लू कलर कोड के अंदर रखा गया है। यानी कि जिस आदमी को 1 से 2 घंटे तक केयर डिले कर सकते हैं, उसको यहाँ पर क्या दिखा रखा है, ब्लू में दिखा रखा है। जबकि मैनचेस्टर वाला जो कलर कोड सिस्टम है, यहाँ पर देखिए इस क्लाइंट की केयर कितने डिले कर रखी है हमने, 4 से 6 घंटे, क्योंकि ग्रीन वाले में हम लोग यहाँ इंडिया में कितनी डिले करते हैं, 4 से 6 घंटे तक केयर को डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोगों को इंटरनेशनल कलर कोडिंग या फिर 5 टीयर सिस्टम को ध्यान में नहीं रखना होता है, हमको 3 टीयर सिस्टम को ध्यान में रखना होता है। अब लास्ट में हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि सारे ट्राइएज सिस्टम का क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे रिलेशन में, किसके में, एटीपी के, एम्स ट्राइएज प्रोटोकॉल के रिलेशन में। तो यहाँ पर इंडिया में जिस आदमी को रेड कैटेगरी में रखा जाएगा, उस आदमी की ईएसआई कैटेगरी क्या होगी, ईएसआई कैटेगरी होगी 1 और 2। सीटीएस कैटेगरी क्या होगी
1 2 3। एमटीएस कैटेगरी क्या होगी? 1 और 2। और एटीएस कैटेगरी क्या होगी? 1 2 3। ठीक है, आप लोग एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर चुका हूं कि हम लोगों को किस चीज पे ध्यान देना है, इंडियन ट्राइज सिस्टम पे ध्यान देना है। हम लोगों को ये क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि इसके अंदर कलर कोडिंग में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। एक कलर जहां पर एक इंडेक्स एक प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सीवियर क्लाइंट को दर्शाता है, वही सेम कलर कोड दूसरे ट्राइएज सिस्टम में एक बिल्कुल ही नॉर्मल क्लाइंट को दर्शाता है। इसलिए हम लोग इस कैटेगरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक बार दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। तो हमने इस वीडियो में अब तक डिस्कस किया कि सबसे पहली चीज, ट्राइएज होता क्या है। ट्राइएज एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है। किसी भी आदमी को सबसे पहले सबसे बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए एक गाइडलाइन दी गई, राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट पर्सन के द्वारा, ठीक है, राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए एक गाइडलाइन बनाई गई। और वो गाइडलाइन क्या है? वो ट्राइएज सिस्टम। ठीक है, ट्राइएज वर्ड है, उसका मतलब होता है शॉर्ट करना। ठीक है, जैसे कि आपके फोन में होगा शॉर्ट बाय डेट, शॉर्ट बाय नेम, तो इस तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है। इसके बाद इंडिया में किस तरीके की गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं? तो इंडिया के अंदर हम लोग एटीपी फॉलो करते हैं, एम्स ट्राइएज प्रोटोकॉल। ठीक है, एम्स ट्राइएज प्रोटोकॉल क्या है? एम्स ट्राइएज प्रोटोकॉल एक 3 टियर सिस्टम। ठीक है, इस 3 टियर सिस्टम के अंदर 3 तरीके की कलर कैटेगरीज रखी गई हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, रेड कैटेगरी के अंदर कौन से लोग आते हैं? इमरजेंट लोग आते हैं, जिनको एएलएस बीएलएस प्रोवाइड कराना है, या फिर जिन लोगों को प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर चाहिए, तुरंत मेडिकल केयर देनी है, उन पेशेंट को किसके अंदर रखा जाता है? रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। येलो पे सेकंड नंबर पे आता है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी के अंदर वो क्लाइंट रखे जाते हैं जिनकी केयर को 1 से 2 घंटे तक डिले किया जा सके। ठीक है, ये लोग, इन लोगों के पास में सिग्निफिकेंट, इन लोगों को सिग्निफिकेंट इंजरी होती है, यानी कि अच्छी खासी इंजरी हो रखी है, लेकिन वो इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदल जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आती है ग्रीन कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी के अंदर ऐसे पर्सन आते हैं जो अपनी केयर खुद कर सकते हैं, तथा जो लोग इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकते हैं, अकेले चल सकते हैं। इस तरीके के क्लाइंट्स को किसके अंदर रखा गया है? ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एट द साइट ऑफ डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर की स्थान पर ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग आपकी एज ए रेस्क्यूअर हेल्प कर सकते हैं, जो ग्रीन कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और कैटेगरी हमारे सामने निकल करके आई। वो कैटेगरी कौन सी थी? ब्लैक कैटेगरी थी। अब ब्लैक कैटेगरी के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जिनको कैटास्ट्रोफिक इंजरी हुई है, यानी कि जिन लोगों की जान बचाना संभव ही नहीं है। आप किसी भी तरीके की मेडिकल केयर देकर के उन लोगों की जान नहीं बचा सकते हैं। इस तरीके के पेशेंट को ब्लैक कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इन लोगों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, या फिर इसके अंदर रखे जाते हैं डेड क्लाइंट। इन लोगों को आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। यहां तक तो हुआ इंडियन ट्राइएज सिस्टम। के बाद में हम लोगों ने पढ़ा इंडियन ट्राइएज सिस्टम का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एयरवे को। ठीक है, हमने इसके 2 मेथड पढ़े कि एयरवे से चेक करेंगे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, और उसके बाद जीसीएस स्कोर से चेक करेंगे। दूसरा हमने एक मेथड चेक किया कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे पेशेंट चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। चल पा रहा है तो ग्रीन कैटेगरी के अंदर है, नहीं चल पा रहा है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद में उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी है। ब्रीदिंग रेट 10 से 30 के बीच में है तो येलो कैटेगरी की या ग्रीन कैटेगरी के अंदर है। अगर 10 से कम है, 30 से ज्यादा है, तो रेड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा हमारे पास में क्लाइंट। ठीक है, अगर ब्रीदिंग नहीं ले रहा है तो रेसिस्टेट करना है। रेसिसिटेट करने के बाद में ब्रीदिंग लेने लगे तो रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर रेसिसिटेट करने के बाद में भी ब्रीदिंग नहीं ले रहा है तो ब्लैक कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके बाद में हमारे सामने क्लाइंट निकल करके आता है सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन के अंदर अगर कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकंड से ज्यादा है, पेशेंट रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, पल्स रेट 50 से कम है और 100 से ज्यादा है, दोनों कंडीशन में क्लाइंट किसके अंदर आएगा? रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। बीच की स्थिति अगर दिख रही है तो क्लाइंट किसके अंदर आएगा? ग्रीन या फिर येलो कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके बाद में हम लोग करेंगे नर्वस सिस्टम का असेसमेंट। नर्वस सिस्टम के असेसमेंट में अगर आपकी कमांड फॉलो कर रहा है तो येलो कैटेगरी के अंदर आएगा, और अगर आपकी कमांड फॉलो नहीं कर रहा है तो ब्लैक कैटेगरी के अंदर आएगा, तो सॉरी रेड कैटेगरी के अंदर आएगा। उस पेशेंट को असिस्टेंट की जरूरत है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चीज को शेयर कीजिए।